हेलो एवरीवन, स्वागत है सब लोगों का। आज हम लोग क्लास 10th के लिए पहला जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का रियल नंबर, उसको देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली इस चैप्टर में जो कुछ भी बताया गया है उससे आप पहले से अवगत हैं, खास करके डिवीज़न, एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर फाइंडिंग्स वगैरह वगैरह। लेकिन उसको हम लोग जिस लेवल में पढ़े हैं क्लास 6 या उसके पहले डिवीज़न तो हम लोग क्लास 2-3 से पढ़ रहे हैं, एचसीएफ पढ़ रहे हैं सब कुछ। लेकिन यहाँ पर मेन जो मोटो है इस चैप्टर का वो ये है कि उसके जो विभिन्न जो रियल नंबर से जो पॉजिटिव इंटीजर्स उनके कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ को जान सकें, उसको समझ सकें और उसमें और आगे कुछ बढ़ा सकें। ठीक है, तो उस पर्पज़ से इस चैप्टर को बनाया गया है। तो हम लोग शुरू करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर, सबसे पहले तो सवाल उठता है रियल नंबर क्या है। क्लास 9th में आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है, जिसमें पढ़ा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। ये सारे जो सेट्स मिला के जो सुपर सेट बनेगा किसी नंबर सिस्टम में, उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। आई मीन ऐसे तो जो भी ये नंबर सिस्टम के नंबर्स हैं रियल नंबर्स ही हैं, तो इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो देखेंगे, क्लास 9th के लिए वो है। लेकिन यहाँ हम लोग बस ये समझ लें कि जितना भी अभी तक पढ़ चुके नेचुरल नंबर के अंदर, होल नंबर के अंदर, रेशनल नंबर के अंदर, इंटीजर्स के अंदर, इरेशनल नंबर्स के अंदर, ये सारे सेट्स को अगर मिला दें एक साथ तो जो सुपर सेट बनेगा, उस सुपर सेट को हम लोग रियल नंबर के रूप में देखते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ कोई नंबर रियल नंबर है कि नहीं, इसको जानने के लिए छोटा सा तरीका ये है कि अगर कोई नंबर आप लिखते हैं 3 मान लीजिए, क्या लिखते हैं 1/5 सपोज कीजिए, या लिखते हैं 1.33 रैकरिंग, ओके, इस तरह का कोई भी नंबर लिखते हैं। अगर इसके स्क्वायर किए जाने पर जो रिजल्ट मिले, ये रिजल्ट अगर पॉजिटिव आए, जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 9, इसको स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 1/9, 5 है सो 1/25, और इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1.33, स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, पहले अगर आप 1.33 का ही अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। तो इसके लिए सिंपल एक ट्रिक्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे 33 जो है 100 से जितना ये ज़्यादा है, मान लेते हैं पॉइंट को इग्नोर करके अगर समझें तो ये 33 है, तो 33 का स्क्वायर होता है 1089, तो 1089 का हमने 89 लिख दिया, बाकी 10 को कैरी कर दिया, और फिर 133 में 33 जोड़ देंगे यानी 166 हो जाएगा, और 10 पहले से कैरी था उसको जोड़ देंगे तो 166 प्लस 10 कितना हो जाएगा 176, और 2 प्लेस पे डेसिमल था, अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4, यानी इसका स्क्वायर इतना आएगा 1.7689। दिस इज ए पॉजिटिव नंबर नो मैटर वेयर इज द डेसिमल, ओके। सिमिलरली अगर 1.3 रेकरिंग का भी अगर स्क्वायर करें तो निश्चित रूप से जो भी नंबर हमको मिलेगा वो नंबर भी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो कहता है कि वैसा कोई भी नंबर जिसको स्क्वायर करने पर हमको पॉजिटिव मिल जाए रिजल्ट, वो सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर कहे जाएंगे। और अभी तक आपने जो भी पढ़ा नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, उन सारे का स्क्वायर करके आप देखेंगे तो पॉजिटिव ही आता है। दैट्स व्हाई ऑल दोज नंबर्स आर पुट टुगेदर इन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। अब सवाल ये उठता है कि तो भाई ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको स्क्वायर करें और वो पॉजिटिव नहीं हो, तो है ना, आप देखिए, अगर मान लीजिए रूट के अंदर हम लिख देते हैं 25, ये बराबर क्या है 5। अगर मैं रूट के अंदर लिख दूं -25, what will you find? You can't write here -5 because on squaring -5 you will not get root and -5 will not get -25. So this is not equal to -5 or 5. Okay. So what do you think? What will be the result of root under -25? We can't say -5 or 5. Then what? So if you square this, what do you get? You get -25. So this is a number whose square is a negative number. That's why root under -25 is not real and this is getting unreal number system. Okay? तो ये अनरियल हुआ क्योंकि इसके स्क्वायर करने पर हमको पॉजिटिव नंबर नहीं मिल रहा है, और इसीलिए यहाँ पर इसका स्क्वायर जो हम पहले का मेथड जानते थे इसका स्क्वायर रूट निकालने का, वो स्क्वायर रूट नहीं हो पा रहा था, राइट।
तो ये समझ गए हम कि रियल नंबर वैसे सारे नंबर्स को कह सकते हैं जिनका स्क्वायर जो हो हमेशा पॉजिटिव आए। ओके, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं इस संदर्भ में आगे। इसमें हम लोग 3 बेसिक टॉपिक्स देखेंगे। पहला होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा पहला चीज़ ये, इसमें देखते हैं। पहला है यूक्लिड्स, फिर डिवीज़न और फिर लेमा। यूक्लिड के नाम से आप परिचित हैं। वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ग्रेट फिलोसफर ऑफ ग्रीस। अबाउट 300 BC, 300 साल बिफोर क्राइस्ट, यानी अभी 2300 साल बाद भी हम यूक्लिड्स के ही मैथमेटिक्स के दिए हुए जो बेसिक्स थ्योरीज़ हैं उसी को अभी भी पढ़ रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट था वो सारे बेसिक्स जो इन्होंने अपने बुक्स एलिमेंट्स, जो कि 13 वॉल्यूम में पब्लिश थे, उसमें इन्होंने दिया था। ठीक है, तो विशेष इनकी हिस्ट्री पे तो चर्चा नहीं करनी बस, लेकिन इनका ग्रेटनेस इस बात से समझ लीजिए कि उस समय जो इन्होंने अपने 13 वॉल्यूम के बुक्स में जो एलिमेंट्स नाम से पब्लिश था, इन्होंने जो लिखा था, आज भी उसी बेस पर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा हो, एल्गोरिथम हो, या बेसिक ज्योमेट्री जो आप पढ़ते हैं, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसमें जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्रीज वगैरह पढ़ेंगे, वो सारा। तो उन्होंने पहला जो उनका 6 वॉल्यूम था एलिमेंट्स बुक का, पहला 6 वॉल्यूम उन्होंने बेसिक ज्योमेट्री बताया। फिर 7th, 8th और 9th में उन्होंने रियल नंबर या नेचुरल नंबर सिस्टम को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और फिर 11 से लेकर 13 का जो है वो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो कितनी इसकी उपयोगिता है इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो ये यूक्लिड थे, ग्रेट फिलोसफर, मैथमेटिशियन, ग्रीस, अबाउट 300 BC। डिवीज़न, पहले से भाग की क्रिया तो हम जानते ही हैं। और एक नया शब्द है हमारे पास, लेम्मा। लेम्मा को भी हम लोग लगभग जानते हैं थ्योरम नाम से। थ्योरम, थोड़ा फर्क इन दोनों में। ये भी प्रूवन फैक्ट्स है जिसके आधार पर हम कुछ नए थिंग्स को प्रूव करते हैं, सत्यापित करते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इन कंपेरिजन टू लेम्मा। लेम्मा को हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का थ्योरम ही है, बट देयर इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ थ्योरम। यहाँ पर उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। क्या कह सकते हैं कि लेम्मा इज़ द स्टेपिंग स्टोन ऑफ थ्योरम। ओके, तो डिवीज़न का जो एक प्रोसेस है, यानी एक प्रूवियन स्टेटमेंट है, पहले से प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी प्रूव समथिंग एल्स। ओके, सो दिस इज ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट, proved statement on the basis of which we prove anything else. So simple. So लेमा का कोई और मीनिंग नहीं, बस थ्योरम है, या एक कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट है जिसके आधार पर हम आगे की चीज़ों को प्रूव कर पाएंगे, सत्यापित कर पाएंगे। ओके, तो है क्या ये लेमा, सो हम लोग पहले समझें। तो इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि दो आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखिए कि उन्होंने कहा पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर्स नहीं है, निगेटिव नहीं है, ज़ीरो नहीं है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। उन्होंने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स, कहता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए एक इंटीजर है a और दूसरा इंटीजर है मान लीजिए b। तो जब आप b से a को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ क्वोशेंट आता है, जैसा कि आप डिवीजन के प्रोसेस में जानते हैं, और यहाँ पे कोई रिमाइंडर आ जाता है, भले ही रिमाइंडर जीरो क्यों ना हो, लेकिन रिमाइंडर कोई आ जाता है। तो मान लीजिए कि इन चार चीज़ों को डिवाइज़र, डिवाइडेंट, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर को अगर हम b, a, q और r से रेस्पेक्टिवली डिनोट करें, तो उनका कहना था कि अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो दो ऐसे होल नंबर्स हमको मिलेंगे, q और r होल नंबर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर भी है, दो ऐसे होल नंबर्स मिलेंगे इन दो नंबर्स के लिए सच दैट एक रिलेशन b इंटू क्यू प्लस r इक्वल होगा a के, यानी उन्होंने कहा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
ये जो चीज़ आप पढ़े हैं यही है डिवीज़न लेम्मा। बस जानते तो ये पहले से थे, लेम्मा शब्द से परिचित नहीं थे। और एक चीज़ और, यहाँ पर कहा गया कि ये और 2 पॉजिटिव के लिए ही है। देखिए जो यूक्लिड ने कहा वो यही कहा कि ये और बी दोनों पॉजिटिव है, लेकिन बाद में जब इसको और एक्सप्लोर किया गया तो आप पाते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लेम्मा है, ये सही है। ए अगर निगेटिव है तब भी, बी को निगेटिव नहीं है। निगेटिव डिवाइज़र के लिए ये लेम्मा सही नहीं है, लेकिन अगर कोई निगेटिव डिवाइडेंड हो और डिवाइज़र पॉजिटिव हो तो उसके लिए भी ये लेम्मा सही होता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि ए को मैं 0 भी ले लूँ, हाँ यहाँ 0 लूँगा तो फिर ये लेम्मा काम नहीं करेगा, लेकिन मैं यहाँ 0 लेता हूँ तब भी ये जो लेम्मा है, उनका जो ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू होता है। इसको हम लोग यहाँ पर करके देख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल से, ठीक है? या उसके बाद लेम्मा का जो एक्चुअल स्टेटमेंट है उसको हम लोग नोट करेंगे, ठीक है? देखिए पहले से ये तो पहले से हम लोग करते आए हैं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव नंबर से, फिर भी देख लेते हैं। मान लीजिए एक 5 है, यहाँ पर 17 है, और इसको 3 टाइम्स अगर लगाते हैं ये 15 आता है, यहाँ 2 आता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 17 इक्वल टू 5 जो डिवाइज़र है, 3 जो क्वोशेंट है, और 2 जो रिमाइंडर है। ये 17 इक्वल टू इतना लिखा जा सकता है, राइट? कहता है कि ये तो लेम्मा में उन्होंने यही बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और कि ये जो रिमाइंडर है 2, ये कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। जब तक ये बड़ा रहेगा तब तक तो हम उसको बाकी क्रिया करते जाते हैं ना, डिवाइड करते जाते हैं। तो कहता है कि ये जो है 2 जो रिमाइंडर है यहाँ आपका, ये कभी भी यहाँ जो डिवाइजर आपने लिया 5, ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। यानी एक चीज़ यहाँ इन्होंने रिस्ट्रिक्शन दिया कि आपका जो R है, it is always less than your divisor is what? B, so R is less than B. Okay. क्या होता अगर मैं यहाँ 15 लिया होता? 5 3 जा 15 and here you will get you got remainder 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर जो आपका यहाँ आ रहा है, या तो ये 0 आएगा या तो फिर 0 से और इस डिवाइजर के बीच का रहेगा, यानी रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। ये एक शर्त उसके साथ लगा दिया। तो इस लेम्मा में उन्होंने 2 शर्त लगाया, एक ये दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, दूसरा ये कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 के बराबर या बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। एक छोटा सा इसमें और समझ लें, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो और एक शर्त सामने आएगा। वो क्या? उन्होंने कहा इस प्रोसेस में ये Q और R जो हैं ये हमेशा यूनिक होंगे, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। कोई एक डिवीज़न के प्रोसेस में, जैसे यहाँ पर मैंने 17 को 5 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो ये क्वोशेंट है 3 और ये रिमाइंडर है 2, ये 3 के अलावा क्वोशेंट कुछ यहाँ आ नहीं सकता, दूसरा नहीं आ सकता, और ये रिमाइंडर 2 के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो डिवीज़न लेम्मा को फॉलो नहीं करेगा, यानी वो फिर उसको हम डिवीज़न के प्रोसेस में रख ही नहीं पाएंगे, राइट? तो ये ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है इस लेम्मा के साथ कि रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। और दूसरा ये कि Q एंड R आर यूनिक, ये यूनिक हैं, ये भी खास ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए, तो ये तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये निगेटिव के लिए काम करेगा क्या। देखते हैं, अगर मान लीजिए आप 5 लिखते हैं यहाँ और यहाँ लिखते हैं -17, कितने टाइम्स लगाएंगे आप? 5 3 जा 15। जब इसको आप 3 टाइम्स लगाएंगे तो यहाँ 15 रखेंगे, और जब इसको आप माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये -32 हो जाएगा, और इस तरह से ये नंबर इंक्रीज करता चला जाएगा, यानी ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए 3 से हटा के इसको 4 टाइम्स लगाते हैं। जब इसको 4 टाइम्स लगाएंगे तो ये कितना लिखेंगे आप? ये लिखेंगे 20। अब 20 लिखेंगे, फिर से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से ग्रो करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर से को क्वोशेंट नहीं बना सकते, तब उस स्थिति में हमको निगेटिव बनाना पड़ेगा। तो चलिए निगेटिव में 3 करके देखते हैं। 5 3 जा 15। जैसे अगर ये पॉजिटिव होता तब 3 टाइम्स लगाते ना, अब निगेटिव में भी 3 टाइम्स लगा के देखते क्या होता है। यहाँ पर जैसे ही आप 3 करेंगे तो यहाँ पर -3 से जब डिवाइड करेंगे, मतलब क्वोशेंट के रूप में लेंगे, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? -15। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 15 - 17 क्या आ गया भाई आपका? ये आ गया -2। ये तो गड़बड़ हो गया। रिमाइंडर
इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है -2 लेस देन 0, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, सो क्वेश्चन बदल के देखते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन -3 के जगह पे हम -4 ले लेते हैं। ये देखिए अब क्या होगा, 5 4 जा 20, अगेन दिस इज माइनस साइन, सो दिस इज माइनस, ऑन सब्ट्रैक्टिंग द साइन विल बी चेंज्ड and this will plus 20. Now on subtracting you get 20 minus 17 and this become 3. What you get? You get remainder as 3 which is less than 5, which is less than 5, and quotient is -4. So this is -17 may be written as 5 into -4 plus 3. Okay, so in this division lemma or in this process you get -4 as a unique number, and similarly 3 is also unique for this division. So this condition is true, Q and R should be unique, but one thing is wrong. What? Euclid said that for any two number A and B there exist another two whole numbers Q and R, but here Q is not whole number, Q is -4, this is not whole number, this is not a positive integer, and that's why it does not follow Euclid's division lemma. But अगर ये कंडीशन हटा दिया जाए कि ये पॉजिटिव नहीं है, माने इसको पॉजिटिव नहीं लिया जाए, तब उस कंडीशन में ये डिवीजन लेमा को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करता है सिर्फ, और इसलिए उसके हिसाब से ये कहा गया है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू द गिवन डिवाइजर, हियर दिस इज b, एंड q एंड r मस्ट बी यूनिक एंड होल नंबर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। लेकिन अगर इसको एक्सप्लोर करें, अगर होल नंबर की बात यहाँ नहीं करें, ए को पॉजिटिव नहीं लें, तब उस कंडीशन में हम यहाँ पर इस निगेटिव नंबर के लिए भी इसको हम यूनिक ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है यूक्लिड के लेमा के आगे, राइट, बट लेमा इज गिवन फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट फॉर निगेटिव। अब अगर इसको मान लीजिए कि हम -5 से डिवाइड करते तो क्या होता, -5 से अगर 17 को डिवाइड करें तो क्या होगा भाई, तो करके देख लीजिए। -5 17, अगर इसको 3 टाइम्स लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा, -15, सब्ट्रैक्ट करने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव बढ़ के और 32 हो जाएगा, फर्दर लगाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसको मान लेते हैं कि हम 2 से लगाते हैं, तो जब 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, अब ये +10 हो गया और ये 17 फिर से बढ़ ही रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ पे हम कोई पॉजिटिव क्वोशेंट नहीं रख सकते, निगेटिव लेके देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ -2 टाइम्स लगाते हैं, तो -2 टाइम्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +10, ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 7, ओके, ऑन अप्लाइंग 3 here will be 15, ओके, सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 2, यही होगा। अब आप देखिए यहाँ तो आपका रिमाइंडर क्या है, greater than the divisor, remainder is greater than the divisor, so it again does not follow the Euclid's division lemma. So Euclid division lemma is given only for the positive integers, okay। अब ये तो हम लोग समझ गए। अब इसके बाद इसको हम स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखते हैं। BQ plus R, where these two conditions must be tagged there. These two conditions must be tagged there. Okay. So this is Euclid's division lemma. Okay. अब इस पर हम लोग एक आध एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका क्या हम यूज़ क्या कर सकते हैं, कैसे इससे हम नंबर्स के और प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। ओके, बुक का एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, लगभग सारे बुक्स में मिलेंगे। कहता है कि कोई भी अगर मान लीजिए कि एक नंबर है ए, तो पॉजिटिव इंटीजर है, ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर,
पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो ए स्क्वायर जो होगा ये या तो इन द फॉर्म ए स्क्वायर विल बी इन द फॉर्म 3n और -2। ये कोई भी कहता है कि ये और कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखिए निगेटिव भी रहेगा तब भी ये सही होगा, लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव करें। a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, देन a स्क्वायर विल बी इन द फॉर्म 3n और आइदर इन द फॉर्म 3n, मैंने कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा, 3n और 3n-2। देख लेते हैं पहले ऐसे जनरल चेक। अगर रीड एंड ट्रायल करें तो भाई देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। देखिए तो ये 3n, जहाँ n जो है ये कोई भी एक इंटीजर है, वेयर n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर, ठीक है। n जो है कोई एक इंटीजर ले सकते हैं। तो देखिए तो एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं क्या 3 × 1 -2, यहाँ n की जगह मैंने 1 लिया और -2 या 3n-2। अगर 2 का स्क्वायर देखें, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये कितना हो जाएगा 3n, 3 × 2, 1 की जगह 2 ले लिए 6 और -2 कर दिए 4 आ गया क्या। अब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9। सिंपली दिस इज 3 × 3। अगर मैं 4 का स्क्वायर देखूँ तो 16। व्हाट इज दिस, दिस इज 3 × 6, 6 3 जा 18 and -2 16। So we get this true. The square of any positive integer is either in the form 3n-2 or in the form 3n simply, where n is an integer. ओके, तो इस चीज़ को हम इस लेमा के आधार पर कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है, मान लेते हैं ये कोई पॉजिटिव नंबर है। अब कहता है कि 3 × सम इंटीजर्स के फॉर्म में करें, तो डिवीजन लेमा को याद कीजिए। डिवीजन लेमा क्या कह रहा था, a = bq + r। तो अगर a को मैं यहाँ पर चूंकि 3 × समथिंग, वहाँ हमको b × q था, यहाँ पर हम b की जगह अगर मान लीजिए 3 दे दें, यानी 3 एक डिवाइजर चुन लें, तो यहाँ पर कोई रिजल्ट आएगा यहाँ, ठीक है। मान लेते हैं कि ये n आता है या m आता है, कुछ भी आता है, और उस तरह से इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ कुछ आ आएगा, कोई रिजल्ट यहाँ पर आएगा। तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि a जो होगा वो a = हम लिख सकते हैं 3m + r, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन लेमा a may be written as 3m or n, whatever you want to write, plus r, where r must be greater than equal to 0 and less than the divisor. And what is the divisor here? This is 3, so less than 3. अब भाई 3 से छोटा रिमाइंडर होना चाहिए, तो 3 से छोटा कौन सा, और पॉजिटिव इंटीजर है कौन सा 1 और 2, यानी r का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं डैट इज केस 1। अगर मैं समझूँ तो केस 1 में मैं लिख सकता हूँ a = 3m + 0। पहला केस r > 0 हो सकता है, सो 0 लिख दिया। दूसरा केस अगर समझूँ तो लिख सकता हूँ a = 3m प्लस, यहाँ पे r हमारा क्या है 0 से बड़ा बराबर, और इससे 3 से डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, तो डिवाइजर से छोटा मेरा 1 तो हो ही सकता, 1 लिख देते हैं। अच्छा, केस 3 भी मिलने जा रहा है। केस 3 क्या होगा, a = हम लिख सकते हैं 3m + 2। तो 3 को अगर मैं डिवाइजर बनाऊं तो इस केस में ये जो पॉजिटिव इंटीजर a है इसको मैं इस 3 फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। एक 3m + 0, दूसरा 3m + 1 और तीसरा 3m + 2। क्वेश्चन कह रहा था कि प्रूव कीजिए कि a² जो होगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m-2 के फॉर्म में होगा। तो आप देखें यहाँ, अगर इसका केस 2 देखते हैं, केस 1 देखते हैं, तो केस 1 में आपको क्या दिख रहा है, a = 3m, यही दिख रहा है ना। तो अगर
हम ए स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि हमको ए स्क्वायर प्रूफ करना है, तो अगर इसको इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 9m स्क्वायर, एंड देन ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3m स्क्वायर। लिखा जा सकता है क्या? ओके, लिखा जा सकता है। अब आप देखिए यहाँ 3m स्क्वायर, इस पूरे को मैं कोई एक वेरिएबल ले सकता हूँ, कंसीडर कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ कोई एक इंटीजर। तो यहाँ पे इसको, इसी को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इक्वल टू 3, और इस पूरे को मैं कंसीडर करता हूँ कोई एक वेरिएबल n, यानी ए स्क्वायर जो है हमारा 3n के फॉर्म में है। ए स्क्वायर जो है हमारा 3n के फॉर्म में है। कब? जब मैंने केस 1 को यूज़ किया। केस 1 में मेरा क्या था? ए इक्वल टू 3m। इन दैट कंडीशन when you square a, squaring a, then you get 3m whole square, and so 9m square, and this may be written as 3 into 3m square, and now you consider 3m square as a single variable n, and so a square in the form 3n। ओके, अब कहता है कि 3n तो हो गया, अब कहता है कि यहाँ तो भाई 2 है, 3m + 2 और 3m + 1। कहता है कि ए स्क्वायर या तो उस फॉर्म में है या तो फिर 3n - 2 के फॉर्म में होगा। तो उसको देखते हैं कि इन दोनों को स्क्वायर करने पर हमको क्या मिलता है, केस 2 और केस 3 को। ओके, तो बाकी को हटाते हैं। केस 2 था a इक्वल टू 3m + 1। सो अगर मैं a स्क्वायर कर दूं तो ये क्या मिलेगा भाई? ये मिलेगा 3m + 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी 9m स्क्वायर प्लस 3 2 6, 6m + 1। हमको कहा जा रहा था कि ये 3m - 2 के 3n - 2 के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये 3n - 2 के फॉर्म में है क्या? 3n - 2 के फॉर्म में तो है नहीं। तो क्या करें? ऐसा करते हैं, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 दिख नहीं रहा है, तो उसको 3 बनाने का कुछ प्रयास करते हैं। देखते हैं, ये हम लिख सकते हैं 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस ये जो 1 है, इसमें अगर मैं 1 को मैं लिख दूं क्या? 2 इसमें प्लस करके 3 लिख देता हूं, और चूंकि 2 खुद से प्लस किया, इसे माइनस करके उसको मैनेज कर देते हैं। तो 3 - 2 लिखेंगे तो 1 आएगा क्या? आएगा। ऐसा क्यों किए सर? ऐसा इसलिए किए कि हमको ये प्रूफ करना था कि ए स्क्वायर जो है वो 3m या 3m - 3n - 2 के फॉर्म में आए। तो भाई यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम इस केस 2 को लेके चल रहे हैं तो हमारे पास ये आया 3n - 2, इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो क्या कोई कोशिश करने पे क्या इसमें कोई कर सकते हैं? तो आ सकता है। कैसे? क्योंकि इन दोनों में तो 3 ऑलरेडी है कॉमन, यहाँ पर 3 कॉमन था नहीं, तो इसलिए इसको मैंने 3 के मल्टीपल में ले लिया। तो जाहिर है इसको 3 बनाने के लिए क्या किया? 2 को जोड़ दिया, 2 को इसमें ऐड कर दिया, और चूंकि ऐड किया तो फिर से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। उसका कोई इफेक्ट रहा नहीं, यानी जो यहाँ है वही यहाँ भी है। लेकिन अब हमारे पास क्या मिल गया? अब 3 इसमें से कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 1, और ये मिल गया -2। इट मे बी रिटन नाउ 3, और ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रहा है, इसको एक सिंगल वेरिएबल में आप डिनोट करना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने n से डिनोट कर दिया, 3n, एंड दिस इज -2। सो केस 2 को भी जब मैंने प्रूव किया तो ए स्क्वायर जो है वो 3n - 2 के फॉर्म में आ गया। केस 1 जो था वो 3n के फॉर्म में था, ये 3n - 2 के फॉर्म में है। चलिए सर, इतना तो समझ में आ गया कि ये 3n - 2, लेकिन एक केस 3 भी तो है, तो केस 3 को भी देख लेते हैं। केस 3 जो हमारा था वो था a इक्वल टू 3m + 2। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m + 2 होल स्क्वायर, एंड it will form 9m square plus 3 2 6 12m plus what is this 4, what is this 4. Okay, again this is not in the form of 3n - 2। इस दोनों में तो 3 कॉमन है, इसमें तो है नहीं, तो फिर से इसको हमको करना पड़ेगा 3 के फॉर्म में भाई। तो 3 के फॉर्म में कैसे करें? लिख लेते हैं 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस, इसको 3 के फॉर्म में करेंगे तो क्या कर सकते हैं?
या तो -1 करें फिर उधर +1 करना पड़ेगा, तो वो फिर मेरे फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि हमको -2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करते हैं, इसको +2 कर देते हैं। +2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और -2 कर देते हैं, 6 - 2 is 4. Now 3 is common in this. So this is equal to 3 is taken common. This is 3m square plus 4m plus 2 minus 2. This is 3 into, there is an algebraic expression multiplied with 3. On taking this as n, we get 3n minus 2. So केस 3 जो हमारा था उससे भी हमको ये पता चल रहा है कि ए स्क्वायर यानी कोई पॉजिटिव नंबर जो ए दिया गया था उसका स्क्वायर 3n - 2 के फॉर्म में ही आएगा, जहाँ n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर है वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। वहाँ सर लिखे थे n सिर्फ इंटीजर लिखे थे, उसको आप पॉजिटिव इंटीजर समझें, क्योंकि अभी जो भी काम हम लोग कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही कर रहे हैं। तो ये हो गया 3n - 2। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अप्लाई करके हम ये प्रूफ करने में समर्थ हो गए कि किसी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 3n या 3n - 2 के फॉर्म में ही होगा, दूसरा कोई फॉर्म नहीं हो सकता। तो हमने डिवीज़न लेमा पर एक एग्जांपल भी देखा है और भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लेमा, रिमेंबर, ओके। एंड एट द बेसिस ऑफ दैट we will able to find the SCF by division method, okay. And after that fundamental theorem of arithmetic, वो भी यूक्लिड्स का ही दिया हुआ था। तो पहले के लिए पहले वीडियोज में आज इतना ही। ठीक से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, सवाल बनाना कोई मतलब नहीं है, एक बार जब समझेंगे सवाल खुद ब खुद बनेगा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है, और विशेष प्रभावित हुए हों तो कमेंट्स भी कीजिए। आई विल वेट। थैंक यू वेरी मच।